नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केआर एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपने पूरे मन से स्टडी में फोकस होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के वक्र तथा पठार। दोस्तों, उससे पहले हम समय समय पर आपको बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यूस वीडियो वॉच करने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाते रहने हैं। दोस्तों, इसके बाद अभी हम क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद हम थ्योरी की सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करवाए जाएंगे। थ्योरी के क्वेश्चन चलाने के बाद आपके कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे रूप से गतिमान रहे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। दोस्तों ये कह रहा है कि जब हम शिक्षार्थियों को एक समूह के रूप में कोई समस्या देते हैं और उनको सीखने का अवसर देते हैं, तो उनका वक्र कैसा होता है। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपके लिए करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए। मैं कुछ समय दे रहा हूँ आपको सोचने का, बताइए। दोस्तों, सही आंसर इसका ए, बेहतर। क्यों बेहतर होता है, इसका रीज़न दोस्तों ये है कि मान लो 10 लोग किसी एक समस्या पर, प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो किसी के विचार किस प्रकार होंगे, किसी के विचार किस प्रकार होंगे, तो सब अपने अपने विचार सामने रखेंगे। ये तो है नहीं कि जैसे एक व्यक्ति जिस तरह से सोचेगा वही सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरह से सोचेगा। तो उन 10 के 10 अलग अलग तरीके के विचार होंगे। हो सकता है कि 1-2 के विचार मैच कर रहे हों, लेकिन 7 के तो नहीं करेंगे। इसलिए वहाँ से डिफरेंट थॉट्स निकल के आएंगी, जिससे उनका दिमाग और ज़्यादा डेवलप होगा। दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र बेहतर हो जाता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडारण भी संचित होता है। क्योंकि डिफरेंट व्यक्तियों की डिफरेंट थॉट्स होती हैं, तो हो सकता है कि हम जिस नज़रिए को नहीं सोच पा रहे हों, सामने वाला व्यक्ति उस नज़रिए को सोचता है। तो इससे हमें अलग अलग एंगल से सोचने का तरीका मिलता है और नए ज्ञान का भंडारण होता है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों, यूपी टेट में दोस्तों आ चुका है ये, अधिगम का पठार। दोस्तों पूछ रहा है अधिगम का पठार कैसा होता है। दोस्तों, अधिगम, इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों आपके अनुसार। अधिगम का पठार दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। मतलब यदि आपके अधिगम में पठार आ चुका है, तो आपके अधिगम में क्या है, अवरुद्ध वर्धन हो चुका है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप इसका आपके स्क्रीन के सामने। कह रहा है अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक है। मतलब आपके यदि अधिगम में आपका पठार आ चुका है, अधिगम पठार आ चुका है, तो आपका सीखना रुक चुका है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वक्र हम आगामी क्लास में आपको दिखाएंगे, उससे भी और भी आपको बेटर में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों 42 क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों, कौशल सीखने की पहली अवस्था। मतलब कोई कौशल डेवलप करने की पहली अवस्था दोस्तों क्या है, किस प्रकार से हम सीखते हैं। दोस्तों 42 का दोस्तों सही आंसर है डी, अनुकरण करके। तो दोस्तों, कौशल डेवलप करने की पहली जो अवस्था होती है वो क्या होती है, अनुकरण करना, नकल करके ही हम सीखते हैं। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख सकते हैं आप। मान लो आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो पहले आपको किसी को साइकिल चलाते हुए सीखेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद आप चलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक तरह का अनुकरण हुआ। देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में, जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनसे कुछ व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। इसी प्रकार का कौशल किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से ही कई प्रकार के कौशल को सीख लेता है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सामने है 43। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है।
तो दोस्तों जो प्रतिपालन है अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, हम सभी जानते हैं। तो ये किस चरण का पूर्ववर्ती चरण है? दोस्तों 43 का सही आंसर है डी, सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती जो चरण है दोस्तों, वो दोस्तों क्या है? प्रतिपालन है। एक्सप्लेनेशन में आप दोस्तों देख लीजिए, ये देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपके सामने कह रहा है प्रतिपालन मेंटेनेंस अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती भाग है। सामान्यीकरण के पहले आने वाला चरण क्या है दोस्तों? प्रतिपालन है। अधिगम के मुख्यतः 6 चरण होते हैं दोस्तों, ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि अधिगम के कितने चरण होते हैं दोस्तों? 6 चरण होते हैं। और जो इसमें पूछा है दोस्तों, जो प्रतिपालन है वो किसका पहला चरण है? सामान्यीकरण का। सामान्यीकरण के पहले दोस्तों क्या आता है? प्रतिपालन आता है, यही उसने पूछा है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से जनरेट कर सकता है वो कि प्रवीणता के पहले दोस्तों क्या आता है? उन्नत अर्जन आता है। पहला अधिगम चरण क्या है? प्रारंभिक अर्जन है। और आखिरी अधिगम चरण दोस्तों क्या है? ये भी पूछ सकता है, समस्या समाधान अनुकूलन है। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों रिमाइंड रखनी है। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जो अधिगम के मुख्य 6 चरण हैं दोस्तों, सामने प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक अर्जन, उन्नत अर्जन, प्रवीणता, प्रतिपालन, सामान्यीकरण, समस्या समाधान, अनुकूलन। ये दोस्तों 6 चरण हैं। इनमें से कोई भी चरण आपको ऊपर नीचे देके पूछ सकता है, आप अच्छे से इसको रिमाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 44। आप बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? दोस्तों पूछ रहा है कि ये 4 प्रक्रियाएं आपको दी हुई है स्क्रीन पर, इनमें से ऐसी कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा एक सार्थक उद्देश्यपूर्ण अधिगम घटित होता है? तो दोस्तों 44 का आंसर सही है डी, कंठस्थीकरण और स्मरण। दोस्तों रटने से ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। हम लोग रट के कोई एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, लेकिन उसको जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जो रटना और कंठस्थीकरण है, इससे सार्थक अधिगम नहीं होता है। इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रत्येक शेरनियाँ पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने जी जान से अपने कर्तव्य को और अपने लक्ष्य को पाने में जुटे होंगे और अपने माँ बाप को सपने को पूरे करने में लगे होंगे। मैं जानता हूँ दोस्तों समाज में शिक्षक का स्थान एक बहुत बेहतरीन सम्मानित स्थान है, जिसके लिए आप प्रयत्नरत हैं और ऐसे ही प्रयत्न की आपकी ज़रूरत है। आप हमेशा सकारात्मक रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी आपको समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्या सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे से होती है, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन दोस्तों कह रहा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण सार्थक अधिगम की प्रक्रिया नहीं माना जाता, क्योंकि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। क्या कह रहा है दोस्तों? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, जबकि कंठस्थीकरण स्मरण में सक्रियता का क्या होता है? अभाव होता है। दोस्तों जब हम कुछ रटते हैं, ज़रूर नहीं कि हम सक्रिय हों, बस हम रटते रहते हैं, तथा व्यवहार परिवर्तन को भी प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करता है। और रटना जो आपके व्यवहार परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता। दूसरी ओर पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं परस्पर क्रिया में संक्रियता निहित होती है तथा सार्थक अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 45 क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर है। 45 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। जो बालक हैं कई प्रकार से सीख सकते हैं, तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपको लगता है दोस्तों? सही आंसर दोस्तों बी है 45 का। प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। बेस्ट दोस्तों आंसर इसका बी है। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं। कह रहा है दोस्तों बालकों में सीखने की क्रिया विविध प्रकार से होती है। क्रियाविधि द्वारा, कुछ करके सीखने से, प्रश्न पूछने से। तीसरे नंबर पर दोस्तों विषय वस्तु पर चिंतन करके, कोई टॉपिक दिया हम उस पर थॉट्स अपने विचार डेवलप करके। चौथा है प्रयोग द्वारा,
पाँचवा है विवेचना द्वारा। तो दोस्तों ये बालकों में सीखने के विविध प्रकार हो सकते हैं जो आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने जो कि 46 है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है और कह रहा है कौशल को सीखने की पहली अवस्था दोस्तों क्या है। दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया जा चुका है मेरे द्वारा कि कौशल को सीखने की पहली अवस्था दोस्तों क्या है, अनुकरण है। अनुकरण पहली अवस्था होती है जिससे हम कौशल डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो सही आंसर दोस्तों डी है। देख लीजिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। किसी कला कौशल को सीखने का प्रथम चरण नकल अनुकरण होता है। अनुकरण के माध्यम से बालक सर्वप्रथम समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों नकल करना ही पहला चरण है सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो 47 का दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर। एक बार फिर मैं आपको सामने क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है क्या कहलाता है दोस्तों आपके अकॉर्डिंग। 47 का दोस्तों आंसर सी है, स्कैनिंग कहलाता है। दोस्तों आंसर आप देख लीजिएगा आपके सामने, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है किसी तालिका या कोश में से शब्दावलियों तथा संदर्भों को चिह्नित करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी जांच स्कैनिंग है। इस तकनीकी का मुख्य प्रयोग मुख्य बिंदुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। एक्सप्लेनेशन से दोस्तों आपको जहाँ तक है कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है दोस्तों। हम किसी व्यक्ति बाह्य की नकल करते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, अनुकरण कहलाता है। कहते हैं ना कि बंदर को देख के हम नकल करने लग गए, या बंदर नकल करता है दोस्तों किसी को देख के तो वो क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे दोस्तों छोटे बच्चे बंदर को देख के नकल करने लगते हैं तो अनुकरण के अंदर आता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों आप। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श मॉडल्स कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि सलमान खान हमारे मॉडल्स हैं। क्योंकि हम उनसे नकल करके सीख रहे हैं। जैसी फैशन स्टाइल होगी तो वैसे हम फैशन स्टाइल करेंगे, तो वो हमारे क्या हो गए, मॉडल हो गए दोस्तों। 49 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। बच्चा किस प्रकार सीखता है। बच्चा पुस्तकें पढ़कर सीखता है, प्रश्न पूछकर सीखता है, परिचर्चा द्वारा सीखता है, कई प्रकार सीखता है। दोस्तों 49 का आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों 49 का सही आंसर है डी, कई प्रकार से सीखता है। आप पुस्तकें पढ़कर भी सीखते हैं, प्रश्न पूछकर भी सीख सकते हैं, परिचर्चा द्वारा भी सीख सकते हैं, कई प्रकार से सीख सकते हैं। तो सही आंसर दोस्तों डी। एक्सप्लेनेशन दोस्तों और पुख्ता कर देगा आपको आपके आंसर को। देखिए दोस्तों, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समंजन की एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है दोस्तों, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा कई प्रकार से सीख सकते हैं। बच्चे कई प्रकार से सीख सकते हैं दोस्तों। कैसे कैसे सीख सकते हैं, जैसे पुस्तकों को पढ़कर, अच्छी कहानी किताबों को पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, ग्रुप डिस्कशन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्वेश्चन उठाकर दोस्तों, अखबार पढ़कर, बिल्कुल सही है दोस्तों, अनुकरण करके, किसी को देख करके, समस्याओं को हल करके आदि, इन सभी चीज़ों से दोस्तों हम क्या सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 50 है। कह रहा है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। दोस्तों इनमें से 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं और पूछ रहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो इनमें से सही कथन कौन सा नहीं है। चारों कथन दोस्तों मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, चारों स्टेटमेंट्स आपके सामने और क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग 50 का आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर है डी। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये दोस्तों इसका गलत ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं तथा वे हर समय हर परिस्थिति में सीखते हैं तथा उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये गलत है कि बच्चा केवल कक्षा में सीखते हैं। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो दोस्तों कह रहा है केवल जो बच्चे हैं कहाँ सीखते हैं दोस्तों? बच्चे केवल कहाँ सीखते हैं? कक्षा में सीखते हैं। दोस्तों ये गलत है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ये सही है दोस्तों। बच्चे नए प्रकार सीखते हैं। ये भी सही है दोस्तों। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये भी सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों बच्चे 3 प्रकार से सीखते हैं। बी तरह से सीखते हैं, सी तरह से सीख सकते हैं और डी तरीके से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका नहीं सीखने का क्या है दोस्तों? पहला है। मतलब वो कह रहा है कि किस विषय से कौन सा प्रश्न के विषय में सही नहीं है कि बच्चे सीखते हैं। किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे? केवल कक्षा में सीखते हैं। ये दोस्तों गलत हो गया। गलत स्टेटमेंट पूछा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो केवल ये कि यही ऑप्शन जो पहला है दोस्तों वो करेक्ट है कि केवल बच्चे कक्षा में सीखते हैं। बाकी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिए दोस्तों। 51 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होना चाहिए? 51 का आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शन में आपको पढ़े दे रहा हूँ। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। पूछा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बच्चों से अंग्रेजी में डायरेक्ट बात करेंगे। ये दोस्तों गलत हो गया। आप बच्चों से अंग्रेजी बोलने के लिए बात करेंगे। ये भी गलत हो गया। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। ये भी दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि आपको अंग्रेजी सिखाना तो मातृभाषा में आप बात करने से रोक ही नहीं सकते हैं। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों इसका, कि यदि हमें अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना है तो उसकी मातृभाषा में बात करेंगे और फिर धीरे धीरे अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों डी इसका बिल्कुल सही आंसर है 51 का। देख लीजिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपके सामने। यदि कक्षा के अशिक्षित माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना है तो एक अध्यापक को उसे उसकी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी बालक है दोस्तों, हमें यदि उसको कोई भाषा सिखानी है तो उसको उसकी मातृभाषा के थ्रू ही सिखा सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी से सीख सके, ताकि बालक उपयुक्त वातावरण के अभाव में भी अंग्रेजी सीख सके। दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? इसमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो दोस्तों सही ऑप्शन है इसका इबिंगहास ने दोस्तों सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। इबिंगहास मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। दोस्तों जहाँ तक है एक्सप्लेनेशन से आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों हम ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको उपलब्ध कराते रहेंगे समय समय पर, जिससे आपकी तैयारी शानदार तरीके से चलती रहे। दोस्तों आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।